वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले गेट 2023 के ही कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि mx है वो मुझे एक ये मुझे एक क्या गिवन है, लीनियर सिस्टम गिवन है mx इज इक्वल्स टू बी, जहां पे m है एंड b ये मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, सपोज m है वो l इंटू यू के इक्वल है। ठीक है, यानी ये जो m है ना, ये मेरा क्या लिखा जा रहा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगी, अच्छा उसमें देखो l एंड u गिवन है। ठीक है, कह रहे कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ l इज 1, कह रहे कि अगर ये जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसका अगर हर डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल का एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमारे पास जो u आएगी उसकी ट्रेस 3 आएगी क्या? तो देखो ये तो मैंने लोअर मान ली। ठीक है, अपर कैसे लेंगे, बी सी एंड डी, और ये क्या आ गई, 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये मेरे पास एल हो गई, ये मेरे पास यू हो गई, और ये मेरे पास एम हो गई। तो एम है वो एल इंटू यू फॉर्म में लिखा गया। हमें सिर्फ क्या करना है, इसके ट्रेस कैलकुलेट करना है, दैट इज बी प्लस डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहां से देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास कितना आएगा, इसको सोल्व करने पर ये आएगा बी सी ए बी एंड ए सी प्लस में डी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 -1 -4 3 के। दैट इज बी की वैल्यू आ गई 2, सी की वैल्यू आ गई -1। यहां से कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू भी -2 है ना, और ए की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना आएगा, 2 प्लस में डी इक्वल्स टू 3। दैट इज डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल है ना। तो हमें क्या चाहिए, बी एंड डी की वैल्यू, तो बी 2 है एंड डी 1 है, तो बी प्लस डी कितना हो जाएगा, 3। दैट इज ट्रेस ऑफ यू कितना आ गया, 3। हेंस ये स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो क्यू स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कह रहा है कि फॉर एनी चॉइस ऑफ द इनिशियल वेक्टर द जैकोबी आइट्रेट्स कन्वर्ट्स टू द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम mx इक्वल्स टू b। कह रहा है कि अगर मैं कोई भी इनिशियल वेक्टर लेकर चलती हूँ तो क्या ये जो जैकोबी है, ये जो जैकोबी आइट्रेशन से हम लोग आइट्रेट्स निकालते हैं, क्या वो हमेशा कन्वर्ट करेगा इसके सॉल्यूशन को? ठीक है, वो ये बात पूछ रहे हैं। तो उसके लिए देखो हमारा जो हमारे पास दो चीजें होती हैं। ठीक है, या तो मैट्रिक्स हो जाए डायगोनली डोमिनेंट। ठीक है, ये तो होता है फर्स्ट केस। अगर इससे बात बन जाती है तो वो कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, अगर इससे बात नहीं बनती तो हम जाते हैं सेकंड केस पे। वो हमारे पास क्या बोलता है कि जैसे हमारे पास जैकोबी आइट्रेशन मेथड के अंदर हम लोग जो आइट्रेट्स निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं, एक्स ऑफ के प्लस 1 इंटू इज इक्वल्स टू एच इंटू एक्स ऑफ के प्लस में सी। ठीक है, जहां पे जो एच होता है वो मेरे पास मैट्रिक्स होती है माइनस का डी इनवर्स, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स, इनटू एल प्लस में यू, वेयर एल एंड यू आर लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और ये कैसे होती है, स्ट्रिक्टली। ठीक, एंड सी क्या होता है, डी इनवर्स ऑफ बी। कह रहा है कि अगर हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट नहीं होती तो हम ये कैलकुलेट करते हैं, यहां से निकालते हैं एच मैट्रिक्स। एच मैट्रिक्स दैट इज ये, इस एच मैट्रिक्स का हम स्पेक्ट्रल रेडियस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी जो उसके आइगन वैल्यूज होती है उसमें जो हाईएस्ट मॉडुलस वैल्यू आती है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू आती है, वो मेरे पास स्पेक्ट्रल रेडियस हो जाता है, और उसको हम डिनोट करते हैं रो ऑफ एच से। अगर कह रहे कि स्पेक्ट्रल रेडियस मेरे पास लेस देन 1 आ जाता है तो उस केस में ये कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, जो आइट्रेशन होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है। बट अगर ये मेरे पास लेस देन 1 ना आए तो उस केस में जो हमारा कन्वर्जेंस है वो नहीं हो पाता, तो वो डाइवर्ज कर जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायगोनली डोमिनेंट चेक करेंगे, उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम ये चीज चेक करेंगे। ठीक है, तो डायगोनली डोमिनेंट के लिए जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या गिवन है, 2 -1 2 -1 -4 एंड 3। ठीक है, तो देखो डायगोनली डोमिनेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये मेरे पास क्या होने चाहिए, अपने बचे हुए रो के एलिमेंट्स के एब्सोल्यूट सम से हमेशा बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर 2 की बात करें तो 2 है वो तो मेरे पास 1 से बड़ा मिल जाएगा इससे, है ना। लेकिन क्या अगर 3 की बात करें, क्या ये 3 मेरे पास बड़ा है क्या, -4 के मॉडुलस से, नहीं है। इसका मतलब डायगोनली डोमिनेंट वाली कंडीशन हो गई फेल, हमें चलना पड़ेगा सेकंड वाली में, दैट इज एच इक्वल्स टू माइनस डी इनवर्स इंटू एल प्लस यू। ठीक है, तो इसकी जो एल आएगी वो कितनी आएगी, 0 0 -4 0। यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 -1 0 0। एंड डायगोनल मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 3 0 0, है ना, ये मेरे पास आएगी। ठीक, अब देखो क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये है ना, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो उसके लिए सबसे पहले L प्लस यू क्या आएगा, 0 -1 -4 0, ठीक है। डी इनवर्स कितना आएगा, अच्छा जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें इनवर्स कैलकुलेट करने का सीधा तरीका क्या होता है कि इनका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो ये 1/2 0 0 1/3, ठीक है। ये मेरे पास इसका डी इनवर्स निकल गया, यहाँ पे पुट कर दें डी इनवर्स इंटू एल प्लस यू, है ना। तो कितना आ जाएगा, माइनस भी चलता है बाहर, है ना। तो माइनस ऑफ 1/2 0 0 1/3 एंड 0 -1 -4 0, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 1/2 और 4/3 एंड 0। ये मेरे पास क्या निकल जाएगा, पूरा माइनस टी इनवर्स एल प्लस यू दैट इज एच, है ना। एच ये निकल गया। अब इसमें एच का मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो इसके आइगन वैल्यूज चाहिए। आइगन वैल्यूज कैसे निकलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में ट्रेस 0 है, ठीक है। डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, माइनस का 4/6, है ना। ये इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आई हैं वो क्या निकल कर आई हैं, प्लस माइनस √2/3, है ना। ये निकल कर आई है भाई, ये 2 और ये 3, तो ये प्लस माइनस 2/3, ठीक है। अब यहां से अगर इसको देखें तो इसका जो मॉडुलस वैल्यूज आ रही है वो क्या क्या आ रही है, 2/3 आ रही है ना, √2/3। और ये मेरे पास क्या है, लेस देन 1 है। इसका मतलब जो स्पेक्ट्रल रेडियस हुआ एच का वो क्या आ गया, लेस देन 1। इसका मतलब ये जो मेरे पास आइट्रेशन है ये क्या कर जाएगा, किसी भी इनिशियल वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर जाएगा, दैट इज क्यू स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी, ट्रू। हैंस पी और क्यू दोनों ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहे हैं कि फाई एंड शाई है वो दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस गिवन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसके, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा है वो आर के अंदर कोई एलिमेंट्स बिलोंग करे सच दैट अल्फा है वो बीटा से छोटा है एंड फाई ऑफ अल्फा है इक्वल्स टू फाई ऑफ बीटा इक्वल्स टू 0 एंड फाई ऑफ एक्स इज नॉन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरे पास अल्फा है और ये मेरे पास बीटा है, ठीक है, तो कह रहे कि जो फाई ऑफ अल्फा है ना वो इनके बीच में कहीं पे भी 0 वैल्यू नहीं दे रहा, अल्फा और बीटा के बीच में कहीं पे भी 0 वैल्यू नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ, वो कभी भी इस एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, इस वाली एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा बीच में, है ना। तो इसका मतलब ये मेरे पास कट करेगा सिर्फ अल्फा एंड बीटा पे। तो क्या तो ये मेरे पास इस टाइप का सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो ये कुछ ऐसे भी जा सकता है ना। तो ये मेरे पास दो केसेस आ रहे हैं। अब यहां से अगर बात करें तो इस वाले पाथ के लिए अगर देखें, इस वाले के लिए तो ये फंक्शन अल्फा पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो फाइव डैश अल्फा की वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले के लिए ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब इस केस के लिए फाइव डैश बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक बार आई लेस देन 0, एक बार आई ग्रेटर देन 0, ठीक है, फाइव डैश बीटा की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे क्या मिल गए, अपोजिट साइन के मिल गए, अपोजिट साइन के मिल गए। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। सिमिलरली अगर इस पाथ की बात करें तो यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए फाइव डैश अल्फा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और इस यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इस केस में फाइव डैश बीटा क्या होगा, लेस देन 0। तो हमेशा अपोजिट साइन के मिल रहे हैं। अपोजिट साइन के मिलने का मतलब इनका प्रोडक्ट नेगेटिव, लेकिन हमें जो गिवन है स्टेटमेंट के अंदर वो क्या गिवन है कि इनका प्रोडक्ट कैसा गिवन है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, कह रहे कि फाई ऑफ एक्स इंटू शाई ऑफ एक्स, जहां पे शाई क्या था, एक दूसरा लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन था। कह रहे कि वो नॉन जीरो रहेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा। देखो यहां से एक बात गौर करना कि ये मेरे पास सबसे पहले तो कंसेक्टिव जीरोज हैं किसके, फाई ऑफ एक्स के, ठीक है। इनके बीच में क्योंकि फाई एक्स कभी भी 0 नहीं हो रहा, अल्फा और बीटा के बीच में कभी भी फाई एक्स से 0 नहीं हो रहा, तो फाई एक्स तो 0 नहीं हो रहा, ठीक है। अगर शाई एक्स का पता चल जाए कि वो 0 हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फिर हम उससे बता सकते हैं कि वो क्वांटिटी कैसी रहेगी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टर्म सेपरेशन थ्योरम, ठीक है। स्टर्म सेपरेशन थ्योरम क्या बोलती है, कहता है कि एफ और जी अगर मेरे पास, एफ और जी अगर मेरे पास दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है, ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के डी बाई डी टी ऑफ जो इस टाइप की होती है, डी एक्स बाई डी टी प्लस में क्यू टी एक्स इंटू में 0, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के एफ और जी अगर मेरे पास दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, इन गिवन इंटरवल ए पी, अगर मुझे इस गिवन इंटरवल में गिवन है, ठीक है, तो कह रहा है कि बिटवीन बिटवीन
एनी टू, कोई भी दो कंसेक्टिव zeros of f, there is a zero of g। कहता है कि अगर मेरे पास f और g कोई दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है इसके, अच्छा ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसी टाइप की गिवन है हमें, ठीक है, और कह रहा है कि वो अगर इस इंटरवल के अंदर गिवन है, तो कह रहा है कि बिटवीन एनी टू कोई भी दो कंसेक्टिव जीरोस ऑन ऑफ एफ, कह रहा है कि इस एफ के कोई भी दो कंसेक्टिव जीरोस यानी लगातार आने वाले जीरोस के बीच में जी का एक जीरो पक्का लाई करता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो फाई ऑफ एक्स था, उसके जो लगातार जीरोस आ रहे हैं वो अल्फा और बीटा आ रहे हैं, है ना, उसके बीच में तो वो कभी भी जीरो वैल्यू नहीं दे रहा, तो अल्फा और बीटा के बीच में शाई एक्स का एक जीरो जरूर एग्जिस्ट करेगा, है ना, इसका मतलब कोई एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा सच दैट साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, है ना, क्योंकि साई एक्स एंड फाई एक्स दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन गिवन थे डिफरेंशियल इक्वेशन के। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई एक्स तो नॉन जीरो है जब एक्स मेरा अल्फा बीटा के बीच में बिलोंग कर रहा है, बट साई एक्स क्या हो गया जीरो के इक्वल, ठीक है, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा जो एक्स में जो अल्फा बीटा के बीच में आने वाले एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो मेरे पास क्या होगा जीरो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, है ना, तो ये चीज मुझे क्या मिलनी चाहिए जीरो। अच्छा इसने क्या बोला है, इसने कह रहा है कि फॉर ऑल, कह रहा है कि ये सबके लिए क्या नॉन जीरो रहेगा, लेकिन हमें एक एक्स तो ऐसा जरूर मिल रहा है जिसके लिए जीरो वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरी गलत हो गई, हेंस पी एंड क्यू दोनों क्या हो गई फॉल्स हो गई, ठीक है, तो पी भी गलत एंड क्यू भी गलत, हेंस सी ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू ऑप्शन, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहा है लेट ये मेरे पास एक ओपन कनेक्टेड सबसेट गिवन है सी का, ठीक है, जो इस यू को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक, आगे कह रहा है कि ये मेरे पास एक सेट गिवन है जो एनालिटिक फंक्शंस को कंटेन कर रहा है जो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि हमें ये बोल रहा है कि क्या कोई ऐसा एफ इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा इस सेट के अंदर जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और साथ में उसका जो डेरिवेटिव का जो मॉडुलस है वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि मेरे पास चलो एक मैंने लेट किया कि z है वो u के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो माइनस जेड भी u के अंदर बिलोंग करेगा, भाई अगर पॉजिटिव पार्ट u के अंदर बिलोंग करे तो नेगेटिव पार्ट भी u के अंदर जाएगा क्योंकि ये मेरे पास क्या है एक डिस्क है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 1/2 है, ठीक है, तो f ऑफ z अगर मेरे पास एनालिटिक है तो f ऑफ माइनस जेड भी एनालिटिक होगा, ठीक है, तो इसका मतलब f ऑफ z माइनस f ऑफ माइनस जेड भी एनालिटिक होगा, ठीक है, यहां से मान लेते हैं कि जो जी जेड है ना ये मेरे पास क्या है एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ माइनस जेड, ठीक है, जी जेड है वो मेरे पास इसके इक्वल है, ठीक है, यहां से देखो अगर मेरे पास ये जेड एंड माइनस जेड दोनों मेरे पास क्या है एनालिटिक है, ठीक है, और ये दोनों यू के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी जो मॉडुलस वैल्यू जो आएगी मेरे पास सुप्रीमम यहां से देखो ये जो आएगा ये मेरे पास क्या आएगा 1 के इक्वल, इसका मतलब ये इसने क्या इंप्लाई किया, दिस इंप्लाइज कि मॉडुलस ऑफ एफ जेड सुप्रीमम मॉडुलस एफ जेड माइनस एफ ऑफ माइनस जेड किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, ठीक है, दिस इंप्लाइज कि जो जी जेड का सुप्रीमम है वो 1 के इक्वल हो गया, दैट इज जी जेड है वो मेरे पास 1 से बाउंडेड हो गया, है ना, क्योंकि सुप्रीमम उसका 1 है, इसका मतलब वो बाउंडेड है उसका मॉडुलस वैल्यू, ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला जी जेड इज बाउंडेड बाय 1। अच्छा साथ में एक और कंडीशन, अगर मुझे यहां से जैसे एफ ऑफ हमें किसके लिए निकालना है एफ डैश जीरो के लिए कुछ चेक करना है, तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, देखो जी जेड जो हमें गिवन है वहां से कुछ अगर मैं पुट कर दूं कि भाई इसको डेरिवेटिव करके तो वहां से मुझे एफ डैश जीरो की वैल्यू एग्जैक्ट मिल सकती है ना, तो देखो जी डैश जेड कितना आएगा यहां से एफ डैश जेड प्लस में एफ डैश ऑफ माइनस जेड, है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा जी डैश ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ जीरो प्लस में एफ डैश ऑफ जीरो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ जीरो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास एफ डैश जीरो आया वो किसके इक्वल आ गया 1/2 ऑफ जी डैश जीरो, या फिर इसको एज इट इज रख लो, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं और जी डैश जीरो इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एफ डैश जीरो, ठीक है, अच्छा मॉडुलस वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब मॉडुलस वैल्यू भी सेम ही रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, अब देखो अब हमारे पास
एक चीज होती है, अगर हमें हमें जैसे डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई फंक्शन हम मान के भी नहीं कर सकते है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोची कोची इनइक्वालिटी, कोचीज इनइक्वालिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। और वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि अगर एफ मेरे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन है इन एन ओपन डिस्क, ठीक है, ओपन डिस्क के अंदर कोई एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, एंड वो क्या है, बाउंडेड है, दैट इज एफ ऑफ जेड है, वो मेरे पास क्या है, बाउंडेड है किसी एम नंबर से, ठीक है, किसी एम से बाउंडेड है, ठीक है। और कह रहे कि अगर उसका रेडियस, जो मेरे पास डिस्क का रेडियस है वो आर गिवन है, तो कहता है कि एफ एन टाइम्स डेरिवेटिव एट ए का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू एम इंटू में एन फैक्टोरियल अपॉन में आर की पावर एन, ठीक है, ये वाली चीज। तो यहाँ पे ये वाले अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ है, उसने क्या दिया है, एनालिटिक, तो यहाँ पे जो जी था वो भी तो एनालिटिक था, है ना, और जी किसके अंदर बिलोंग करेगा, देखो जी है वो, एफ जब इसमें से जा रहा था तो जी भी इसी में से ही जाएगा, है ना। तो और ये मेरे पास कैसा था, ओपन कनेक्टेड था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी जेड है उस पे हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, हमें चाहिए जी डैश जीरो की वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे जो डेरिवेटिव हो रहा है वो कितने टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम्स, इसका मतलब एन की वैल्यू 1 पुट करनी चाहिए, ठीक है। एम है, अच्छा जी जेड किससे बाउंडेड था, बाउंडेड भी तो था, देखो हम बाउंड निकाल के आए ऊपर, है ना, 1 से बाउंडेड था, इसका मतलब एम की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, एम की वैल्यू 1, एन की वैल्यू भी 1, आर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो कौन से डिस्क के अंदर ले रहे हैं, यू वाली डिस्क के अंदर, है ना। इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो 1/2 है ना, 1/2 है, दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 की पावर n 1, और ये किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, ये लेस देन इक्वल्स टू, इसका मतलब हुआ g डैश जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज ये किसके इक्वल था, 2 ऑफ f डैश जीरो के, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश जीरो किससे बाउंड हो गया, 1 से, लेकिन जो गिवन है वो क्या गिवन है कि ये मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ऐसा तो कोई फंक्शन इसके अंदर मिल ही नहीं रहा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब p क्या हो गई, गलत, इसका मतलब p क्या हो गई, गलत, ए हो गया फॉल्स, सी हो गया ट्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो कह रहे हैं कि एफ ऑफ 3 टाइम्स डेरिवेटिव एट पॉइंट जीरो, क्या वो इस 48 से कम होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव किया था हमने, है ना, एक बार डेरिवेटिव करने पे हमें क्या मिला था, ये मिला था, ठीक है। इसका अगर दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश जेड माइनस एफ डबल डैश जेड माइनस जेड, है ना। और तीसरी बार अगेन करेंगे क्योंकि ये तो डबल डेरिवेटिव हुआ है, क्योंकि हमें तो जी ट्रिपल डैश जेड की वैल्यू चाहिए, तो ये अगेन क्या आ जाएगा इसी फॉर्म में कि एफ ट्रिपल डैश जेड प्लस में एफ ऑफ ट्रिपल डैश माइनस जेड, ठीक है, जीरो पुट करने के बाद यही मिलेगा हमें, क्या मिल जाएगा यहाँ से, जी ट्रिपल डैश जीरो इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ ट्रिपल डैश जीरो, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिली। हम डायरेक्ट वही यही फॉर्मूला अगेन अप्लाई कर देंगे कोचीज इनइक्वालिटी वाला। तो यहाँ पे देखो जी ट्रिपल डैश जीरो किससे बाउंड होगा, एम, एम तो 1 था क्योंकि जी जेड तो 1 से बाउंडेड था, ठीक है, इंटू एन फैक्टोरियल, 3 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन में आर की पावर एन, रेडियस क्या था 1/2 और एन क्या था 3, इसका मतलब ये कितना आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू में 6, दैट इज सॉरी 8, दैट इज क्या हो गया 48, है ना। तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ एफ ट्रिपल डैश जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू 48, दिस इंप्लाइज एफ ट्रिपल डैश जीरो का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू 24, है ना, क्या हो गया लेस देन इक्वल्स टू 24, है तो ये भी 48 से ही छोटा, है ना, इसका मतलब ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल कर ही रहे, तो इसका मतलब क्यू स्टेटमेंट तो सही है, हेंस क्यू मेरी क्या हो गई ट्रू, तो पी और क्यू ट्रू हो, पी फॉल्स क्यू ट्रू, तो इसका मतलब सी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो कह रहे कि एक्स टी एंड वाई टी है, वो मुझे दो फंक्शन गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। तो एक्स ऑफ जीरो अल्फा गिवन है, वाई ऑफ जीरो बीटा गिवन है, और हमें कंडीशन दे रहा है कि अल्फा बीटा के ऊपर अप्लाई करके, मतलब जो वैल्यूज पुट करके, और फिर हमसे पूछ रहा है कि जो सोल्यूशन होगा वो जीरो को टेंड करेगा या जब मेरा टी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले देखो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में जीरो, ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं
डी ऑफ वाई प्लस में माइनस का एक्स इक्वल्स टू में 0। इसको सोल्व कर लेंगे, है ना, इसको डी से मल्टीप्लाई करवा के नीचे, अच्छा ये तो आता ही होगा सोल्व करना, है ना सबको, तो इसको डी से मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेना। तो यहाँ से ये बचेगा डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल्स टू में 0। अच्छा ये टी के फॉर्म में है तो वाई जो आएगा वो आएगा सी वन ई की पावर टी प्लस में सी टू ई की पावर माइनस टी, ठीक है। अच्छा जो x था वो किसके इक्वल था, y डैश के इक्वल था, इसका मतलब x क्या निकल जाएगा, सी वन ई की पावर टी माइनस सी टू ई की पावर माइनस टी, ठीक है। ये मेरे पास x और y की वैल्यूज निकल गई। हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा निकालना है यहाँ से। गिवन क्या था कि x ऑफ 0 है वो अल्फा के इक्वल है, तो यहाँ पे देखो पुट कर देंगे तो x ऑफ 0 अल्फा के इक्वल है, तो इसका मतलब c1 माइनस सी टू अल्फा के इक्वल आएगा और c1 प्लस में c2 बीटा के इक्वल आ जाएगा इस वाली से, क्योंकि y ऑफ 0 बीटा के इक्वल गिवन था, तो यहाँ से c1 प्लस सी टू बीटा के इक्वल। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, c1 और c2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, है ना। तो देखो c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस में बीटा बाय 2 और c2 की वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है। अच्छा ये चीज हमें कंफर्म है कि अगर जो हमारा c1 की वैल्यू कभी भी 0 आ जाए, ठीक है, तो उस केस में ये क्या करेगा, 0 को टेंड करेगा एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि e की पावर माइनस टी क्या करता है, वो इन्फिनिटी 0 को टेंड कर जाता है जब t इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो इसका मतलब c1 अगर मुझे 0 मिल गया तो ये मेरा हमेशा 0 को जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है, एक्स टी प्लस वाई टी वाला। अगर ऐसा नहीं हुआ, C1 कोई भी वैल्यू हमें दे रहा है, कोई भी नंबर अगर हमें छोटे से छोटा नंबर मिल रहा है, ठीक है, और C2 भी कोई वैल्यू दे रहा है, तो ये हमेशा क्या जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा, क्योंकि ए की पावर माइनस टी है, ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इसकी वजह से कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो यहाँ पे बस हमें यही चेक करना है। तो देखो यहाँ से अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -1, तो जब अल्फा को 1 रखा, बीटा को -1 रखा, तो C1 की वैल्यू 0 और C2 की वैल्यू 1, तो C1 की वैल्यू 0, तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो गई। इसका मतलब जब मैं t को इन्फिनिटी पे टेंड करूंगी तो ये इसकी वजह से 0 चला जाएगा, तो इसका मतलब y और x दोनों ही क्या चले जाएंगे, 0, तो इनका सम भी 0 के इक्वल चला जाएगा, हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब अल्फा को 1 रखा, बीटा को 1 रखा, तो यहाँ से C2 की वैल्यू अब हमें 0 मिलेगी, है ना, C2 की वैल्यू 0 मिलेगी, C2 की वैल्यू 0 मिलेगी, लेकिन इसकी वजह से क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, क्योंकि e की पावर t इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो इनका सम भी क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी को चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि 0 को तो नहीं जा रहा। अच्छा अल्फा को अगर 1.01 ले लेते हैं और बीटा को -1 ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1.01 माइनस का 0.1, 0.1/2, 0.1/2, है ना। अल्फा को क्या रखा है, ये, और बीटा इसमें से माइनस हुआ है, तो ये 0.01/2 आ जाएगी, और यहाँ पे कितने निकल कर आ जाएगी, बीटा को 1, तो ये हो जाएगी 2.01/2, ठीक है। ये मेरे पास ये निकल कर आई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देंगे एक्स टी और वाई टी के अंदर, तो देखो एक्स टी की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 की वैल्यू आई है 0.01/2 ई की पावर टी, ठीक है, और माइनस में 2.01/2 ई की पावर माइनस टी, ये तो मेरा एक्स टी निकल गया। अच्छा वाई टी क्या निकल कर आएगा, वाई ऑफ टी, C1 की वैल्यू कितनी आई है 0.01/2 ई की पावर टी माइनस में प्लस में 2.01/2 ई की पावर माइनस टी, ठीक है। अच्छा ये चीज मेरे पास किससे बड़ी होगी, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.01/2 ई की पावर टी, 2 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू 2 टाइम्स, और ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया 0.01 ई की पावर टी, दैट इज ये इससे बड़ा चला गया, ठीक है। अब ये इससे बड़ा चला गया, यही जब मेरा इन्फिनिटी को जा रहा है, ये एक्स टी और वाई टी किया है हमने, एक्स टी प्लस में वाई टी, ठीक है, डायरेक्ट निकाल लिया यहाँ से। तो जब यही मेरा जीरो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये तो इससे बड़ा चला गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास किसको चले जाएंगे, इन्फिनिटी को चले जाएंगे, हेंस ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सी वाला ऑप्शन गलत, ठीक है। सिमिलरली डी ऑप्शन को चेक कर लेंगे, है ना, डी ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे इसी तरीके से, तो वहां से भी क्या होगा, ये वाली चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी, जो बचेगा वो ई की पावर टी के अंदर ही बचेगा, हेंस अगेन ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ये वापस इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, सिमिलर वे से, जैसे हमने सी ऑप्शन में किया ना वैसे सिमिलर वे से, तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हेंस फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये ऐसा क्वेश्चन ना गेट 2024 में भी आया है, ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि अगर h है वो मेरे पास ग्रेटर देन 0 कुछ गिवन है, अल्फा बीटा गामा है वो मेरे पास कोई r में रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि डी एच ऑफ एफ ए, वो मुझे ये गिवन है, ये 3 पॉइंट फॉर्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेट एफ डैश ए फॉर एनी डिफरेंशिएबल
फंक्शन, ये हमें फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। आगे कह रहा है कि डी एच ऑफ एफ है वो एफ डैश ए के इक्वल है फॉर एवरी पोलिनोमियल ऑफ एफ डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 2। कह रहा है कि अगर ये डी एच ऑफ एफ ए ये मेरे पास एफ डैश ए के इक्वल हो जाता है, ठीक है, यानी ये क्वांटिटी ये एफ डैश ए के इक्वल हो जाएगी, तो कहता है हमें कि हमें रिलेशन बताने हैं जो अल्फा बीटा गामा के अंदर होंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो एफ ऑफ ए माइनस एच गिवन है इस पे हम टेलर सीरीज लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरली इस पे टेलर सीरीज अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस एच कैलकुलेट करें तो एफ ऑफ ए माइनस में एच एफ डैश ऑफ ए प्लस में एच स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए, ठीक है। अच्छा एक बात और यहाँ से गौर करने की है कि एफ है वो क्या बोल रहा है कि उसकी डिग्री है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है। तो कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 है उसका अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव करती हूँ, ठीक है, तो वो क्या आता है 0 के इक्वल, ठीक है। अगर उसका मैं थर्ड डेरिवेटिव करती हूँ तो वो मेरे पास क्या निकल जाता है 0 के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जो मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव आएगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। मैं आगे नहीं करूँ इसको, है ना, क्योंकि आगे मेरे पास सब 0 निकल जाएंगे क्योंकि पोलिनोमियल कैसा है 2 डिग्री का है, ठीक है। सिमिलरली हमें एफ ऑफ ए प्लस 2h निकालना है तो कितना आ जाएगा एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस में 2h ऑफ एफ डैश ए प्लस में 2h स्क्वायर ऑफ अपॉन में 2 फैक्टोरियल ऑफ एफ डबल डैश ए और आगे के सब 0, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं जो हमें गिवन है ना, जो हमें गिवन है इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो कितना आएगा अल्फा इंटू एफ ऑफ ए माइनस एच दैट इज अल्फा इंटू f of a minus h that is f of a minus h f dash of a प्लस में h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल ऑफ f डबल डैश ऑफ a, ठीक है। ये आ गया अल्फा के साथ, ठीक है। आगे क्या कह रहा है प्लस में बीटा ऑफ f ऑफ a, बीटा ऑफ f ऑफ a, ठीक है, प्लस में गामा ऑफ f ऑफ a प्लस h, है ना। तो यहाँ पे पुट कर देंगे f ऑफ a प्लस में 2h ऑफ f डैश a प्लस में 2h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल ऑफ f डबल डैश a और अपॉन में क्या था 6h, इस पूरे के नीचे क्या था 6h और ये किसकी वैल्यू आई है dh ऑफ f, ठीक है, अल्फा, ये इसी की वैल्यू आई है, ठीक ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर ले, जैसे f ऑफ a वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। तो f ऑफ a वाली टर्म्स अगर इकट्ठी करते हैं तो कितना आता है अल्फा, यहाँ से बीटा और यहाँ से गामा, ये हो गई f ऑफ a वाली टर्म, ठीक है। अब करते हैं f डैश ए वाली, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अल्फा h f डैश ए वाली माइनस का अल्फा h, ठीक है, प्लस का 2h गामा, ठीक, ये हो गई f डैश ए वाली इकट्ठी। अब कर लेते हैं f ट्रिपल डैश वाली, तो कितने हो जाएंगे अल्फा h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा गामा 2h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये आ गई कौन सी टर्म f डबल डैश ए की और इसके नीचे क्या चल रहा है 6h, ठीक है। तो ये अब मेरे पास क्या निकल कर आया है डी एच एफ ऑफ अल्फा, ठीक है। देखो यहां से कह रहा है कि डी एच एफ ऑफ अल्फा है वो किसके इक्वल होना चाहिए एफ डैश अल्फा की, है ना, ये इसने चीज बोली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्फा बीटा गामा है ये 0 के इक्वल, ठीक है, ये जो एफ डबल डैश ए वाले का जो कोफिशिएंट है ये 0 के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा 1 के इक्वल बचना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, अच्छा इसके नीचे 6h भी था तो ये 0 के इक्वल, दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 के इक्वल, एक इक्वेशन ये निकल कर आई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से इसके नीचे क्या है 6h भी है तो ये भी 0 के इक्वल होएगा, दैट इज अल्फा h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में गामा 2h का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 0, दैट इज अल्फा प्लस में ये कितना हो जाएगा 2 गामा, है ना। तो अल्फा प्लस 2 गामा इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल कॉमन लेके उधर कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना बचा, अच्छा 4 गामा आएगा यहाँ पे 4 गामा, ठीक है 4 गामा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो क्वांटिटी है ये वाली अपॉन में 6h ये किसके इक्वल होनी चाहिए 1 के इक्वल, है ना।
भाई 6h इसके नीचे चल रहा था, ये कंफ्यूज मत हो ना, 6h सबके नीचे चल रहा था, तो ये मेरे पास क्वांटिटी 1 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज माइनस ऑफ अल्फा एच प्लस में 2h ऑफ गामा, है ना, 2h ऑफ गामा अपॉन में 6h, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। दिस इंप्लाइज यहां से क्या मिलेगा, माइनस का अल्फा प्लस में 2 ऑफ गामा, किसके इक्वल आया, 6 के इक्वल। 3 इक्वेशंस मिल गई हमें, यहां से हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, है ना, या फिर डायरेक्ट अगर हमें कोई रिलेशन मिलता है तो रिलेशन चेक कर लेते हैं, लेकिन शायद अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें ऑप्शंस में पुट करना आसान लगेगा, ठीक है, तो यहां से कर लेते हैं। तो देखो ये वाली इन दोनों को हम अगर सोल्व करें तो यहाँ से हमें गामा की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 गामा इक्वल्स टू 6, दैट इज गामा की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। गामा की वैल्यू 1 निकलने के बाद अल्फा की वैल्यू -4, ठीक है, गामा की वैल्यू निकलने के बाद 1, है ना, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -4, ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पे अल्फा प्लस में गामा कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है, तो इसका मतलब अब मुझे अल्फा की वैल्यू -4 मिली है, ऊपर लिख लेते हैं बीटा की 3, अल्फा की वैल्यू -4, बीटा की 3 एंड गामा की 1। अब इन रिलेशंस को चेक कर लेते हैं, तो देखो अल्फा प्लस में 2 गामा, अल्फा की वैल्यू -4 प्लस का 2 गामा तो +2, -4 + 2 -2, सही बात है, सही आ रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अल्फा प्लस में 2 बीटा, माइनस का 4 प्लस का 2 बीटा, तो माइनस का 4 प्लस का 6 कितना होगा 2, ठीक है, एंड माइनस का 2, ये 0 आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अल्फा प्लस 2 गामा, माइनस का 4 प्लस का 2 कितना आ रहा है -2 के इक्वल, लेकिन यहाँ पे तो 2 गिवन है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। अल्फा प्लस में 2 बीटा, माइनस का 4 प्लस का 2 बीटा 6 और माइनस का 2 गामा कितना हो गया, ये 0 के इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 गिवन है, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो इसका मतलब ए एंड बी ऑप्शंस मेरे पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो कह रहे कि सी है वो मुझे एक कर्व गिवन है ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो सिलेंडर एंड प्लेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है। सपोज सी इज द ओरिएंटेड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द जेड एक्सिस व्हेन व्यूड फ्रॉम अबोव। अगर मुझे ये गिवन है कि ये ए पाई के इक्वल गिवन है, तो हमें अल्फा पाई के इक्वल गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड है, वो मेरे पास कैसा फंक्शन गिवन है, साइन ऑफ एक्स प्लस में ई की पावर एक्स कोमा 4x एंड ई की पावर z कोस स्क्वायर z, ठीक है। अच्छा ये जो गिवन इंटीग्रल है इसको मैं कुछ इस टाइप से लिख सकती हूँ, f इंटू डी आर, है ना, भाई लाइन इंटीग्रल टाइप में लिख सकती हूँ ना, कैसे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की पावर एक्स आई प्लस में 4x जे कैप प्लस में ई की पावर z कोस स्क्वायर z के कैप, ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा आई डी एक्स प्लस में आई डी वाई प्लस में आई डी जेड, है ना, इस टाइप से लिखा जा सकता है ये, ठीक है। हमें क्या करना है, यहां से हम क्या करते हैं, देखो हमें जो गिवन है सिलेंडर वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है, और जेड की वैल्यू क्या आई है, जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज जेड की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां से एक्स को पुट कर देते हैं आर कोस थीटा एंड y को पुट कर देते हैं r साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे r क्या है 2, रेडियस 2 है ना, ये भाई रेडियस 2 का बन रहा है, तो यहाँ पे r को मैं डायरेक्ट 2 पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया 2 कोस थीटा एंड 2 साइन थीटा एंड z की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। तो जो r निकल कर आता है, जो ये वेक्टर r निकल कर आता है एफ डी आर, इस r की बात कर रही हूँ, रेडियस की बात नहीं कर रही, ठीक है, वो मेरे पास क्या आता है एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है 2 कोस थीटा 2 साइन थीटा एंड 2 के, ठीक है। यहाँ पे ये तो मुझे आर मिल गया, मुझे क्या चाहिए डी आर की वैल्यू, है ना, ताकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकूँ ये वैल्यू, तो डी आर कितना निकल जाएगा, इसको थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दें तो माइनस का 2 साइन थीटा आई प्लस का 2 कोस थीटा जे, और ये तो 0 ही हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ जो वैल्यूज निकल कर आई हैं एक्स वाई जेड
और जो मेरे पास इसकी वैल्यू, ये सिर्फ इस वाली के अंदर और इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो यहां से देखो साइन एक्स प्लस में ई की पावर एक्स है, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, मैं यहां से डायरेक्ट निकाल रही हूँ एफ डी आर, साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी 2 cos थीटा, ठीक है, प्लस में ई की पावर एक्स 2 cos थीटा, ठीक है। ये तो निकल गया ये वाली टर्म, 4x प्लस में ये आई कैप प्लस में 4 ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 cos थीटा, ठीक है। ये आ गया j कैप प्लस में k कैप, k कैप के लिए क्या आएगा, z की वैल्यू 2 थी तो e की पावर 2 cos स्क्वायर 2, e की पावर 2 cos स्क्वायर 2, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा k कैप, ठीक है। अब साथ में क्या आएगा, साथ में क्या आएगा, ये वाली टर्म आनी चाहिए ना dx dy, तो ये मेरे पास क्या निकली है dx dy dy j वाली, ये मेरे पास डायरेक्ट ये पुट कर दूंगी तो ये क्या बचेगी, देखो माइनस का 2 साइन थीटा ऑफ आई प्लस का 2 कोस थीटा ऑफ जे और इनटू में डी थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थीटा के ऊपर लग रही है कंडीशंस, तो इसका मतलब यहाँ से जो थीटा जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से 2 पाई, क्योंकि वो जो सिलेंडर कट करेगा ना प्लेन को, वो मेरे पास यहाँ पे एक डिस्क टाइप की बनेगी, ठीक है। तो उसका एंगल कितना होगा 0 से 2 पाई जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि आई कैप से आई कैप वाला मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा साइन ऑफ 2 कोस थीटा प्लस में ई की पावर 2 कोस थीटा इनटू में माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है। प्लस में जे से जे कैप वाला, तो ये कितना हो जाएगा 4 टू जा 8 टू जा 16 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये वाला है नहीं, के वाली चीज 0 है तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा डी थीटा। अब बस इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अलग अलग पुट कर ले, मतलब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर ले, तो ये आएगा 0 से 2 पाई, ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 कोस थीटा प्लस में ई की पावर 2 कोस थीटा इनटू में माइनस ऑफ 2 साइन थीटा डी थीटा प्लस में 0 से 2 पाई 16 बाहर ले लेना चाहे 16 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसमें इसको क्या करती हूँ 2 कोस थीटा को 0 के इक्वल पुट कर देती, टी के इक्वल पुट कर देती हूँ इसमें, ठीक है, ताकि मुझे क्या मिल सके माइनस का 2 साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू में डी टी। तो यहाँ पे देखो जब मैं लिमिट्स अप्लाई करूंगी तो जब मैं कोस इसको थीटा को 0 पुट करूंगी तो ये वाली वैल्यू 2 आएगी, और अगेन अगर मैं इसको 2 पाई पुट करूंगी तो ये अगेन मेरे पास 2 दे देगा, तो ये वाले इंटीग्रल पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि लिमिट इसकी 2 से 2 पहुंच जाएगी, ठीक है। और लिमिट अगर 2 से 2 है तो वो 0 ही मिल जाएगा, तो इसको तो ऑलरेडी 0 कर देंगे, बचता है सिर्फ ये, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए 16 बाहर, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई कितना हो जाएगा, ये 16 तो बाहर है, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में 1 प्लस कोस कोस 2 थीटा अपॉन में 2 है ना डी थीटा, और ये क्या होता है 0 से 2 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू में इसको सोल्व करेंगे तो 2 पाई आएगा, दैट इज 16 पाई के इक्वल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो गिवन थी वो क्या गिवन थी अल्फा पाई, तो इसका मतलब अल्फा यहाँ से क्या निकल जाएगा 16, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 16 के इक्वल। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो कह रहे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है हमें, ठीक है, और ये हमें सी एन है और सी एल, तो द टोटल कॉस्ट ऑफ द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय, सबसे पहले तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई करना है, उसके बाद जो इनका जो डिफरेंस आता है वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो सप्लाई डिमांड देख लेते हैं 150 आ रही है ना, इधर से भी, तो इसका मतलब ये इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें क्या करते हैं नॉर्थ वेस्ट वाला लगाते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं जो हमारे पास यहाँ से शुरू करते हैं ना, तो इसमें देखो ये मेरे पास सप्लाई है, तो सप्लाई मेरे पास यहाँ पे कम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 20 ये कितना 20 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 40 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 20, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो मुझे मिल गया 20 इंटू 13, ऐड करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। ये वाली रो हो गई कैंसिल। अब चलते हैं इस वाली में, तो यहाँ से शुरू करेंगे तो ये 10 है, ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे 10 लिखा जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 है ना, तो ये वाली रो भी कैंसिल हो गई, तो मुझे क्या मिला 10 इंटू 10 प्लस में
अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये 30 है, अब ये कम है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ से 30 कैंसिल हो जाएगा तो 20 बचेगा। तो अब ये वाली कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इस कॉलम में कुछ भी नहीं बचा, तो ये आ गया 30 इंटू 3। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, ये वाली कम है ना, डिमांड कम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे डिमांड इसमें से 10 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे क्या लिख देंगे 10। तो अब क्या हो जाएगी, ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या मिला, प्लस का 10 इंटू 19 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कम है तो 10 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी तो ये पूरी रो कैंसिल और यहाँ से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला 10 इंटू 5 दैट इज 50। ठीक है, अच्छा अब ये बचती है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 20। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचा, प्लस का 70। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा 20, ये वाली कैंसिल और यहाँ पे बचेगा 40, तो इसका मतलब ये बचा 15 इंटू 20 तो 300 और प्लस में 720। इसको ऐड करने पे ये मुझे वैल्यू मिलेगी 1340। ठीक है, ये तो कब मिली है, जब मेरा CN था, तो CN की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 1340। ठीक है, अब चलते हैं लिस्ट वाले पे, मेथड पे, है ना। तो लिस्ट वाले मेथड पे क्या करते हैं, जो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट वैल्यू होती है उसको हम लोग जो पूरे इसके अंदर बॉक्स के अंदर जो लिस्ट वैल्यू होती है वहां पे मार्क करते हैं सबसे पहले। तो ये लिस्ट वैल्यू 0 है ना, तो इस पे मार्क करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो इस पे मार्क करेंगे तो 10 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये कम है, तो यहाँ पे एक 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये वाली रो कैंसिल, तो इसका मतलब 10 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो इसका तो कोई वो मतलब ही नहीं रह गया। अब सबसे लिस्ट कौन सा है, 1। ठीक है, तो 1 पे कितना हो जाएगा 20, यहाँ से 10 सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे 20 कैंसिल, तो ये हो जाएगा ये, तो 20 आ गया यहाँ से प्लस में। फिर चलते हैं सबसे लिस्ट वैल्यू पे, तो लिस्ट वैल्यू कौन सी है, 3 है इसके बाद, है ना, 3 वाली, तो 3 पे चलेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये चीज कम है और ये ज्यादा है, तो यहाँ से 50 सब्ट्रैक्ट तो 10 बचेगा, तो ये आ गया 50 150, है ना, तो ये रो कैंसिल। अब चलते हैं लिस्ट वैल्यू कौन सी है, 4, तो 4 पे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा क्योंकि 10 बचा था, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना, तो ये कितना हो गया 40 प्लस में। अच्छा ये वाली कैंसिल हो जाएगी कॉलम। ठीक, अब बचता है सिर्फ ये कॉलम, इस कॉलम में 7 क्या है, सबसे मिनिमम, तो 7 पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये कैंसिल है तो ये 50 आ जाएगा, तो ये वाली अब रो कैंसिल, तो ये आ गया 70। ठीक है, अब चलते हैं लिस्ट वैल्यू कौन सी बचती है, 9, तो 9 पे चलेंगे तो 9 पे यहाँ पे 20 आ जाएगा क्योंकि ये कम है और यहाँ पे 30 बचेगा, तो अब ये क्या रो कैंसिल, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 180। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा 15, तो 15 पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा क्योंकि ये कम है, तो यहाँ पे 10 सब्ट्रैक्ट और ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 300 प्लस में। अब यहाँ पे 10 बचा है, ठीक है, और यहाँ पे भी 10 बचा है, तो यहाँ पे 10 ही आ जाएगा, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 200। अच्छा जब इसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से जो CL की वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी कितनी 960। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 380। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 380 आ जाएगा। ठीक, चल के नेक्स्ट पे देखो, कह रहा है कि सिग्मा है वो मेरे पास S8 का एक एलिमेंट है, S8 है वो एक परम्यूटेशन गिवन है 8 एलिमेंट्स के ऊपर। सपोज सिग्मा इज द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, जहाँ पे सिग्मा 1 है वो 4 साइकिल है और सिग्मा 2 है वो 3 साइकिल है, यानी जो सिग्मा है ना वो मेरे पास सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 गिवन है, और जो सिग्मा 1 है वो मेरे पास 4 साइकिल है और ये मेरे पास 3 साइकिल है। ठीक है, S8 के अंदर एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ये। तो कह रहे हैं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है वो डिसजॉइंट है। अच्छा हमने ऑलरेडी डिसजॉइंट ले ली इसको, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S8 विच आर कॉन्जुगेट टू सिग्मा, कह रहे कि तो ऐसे एलिमेंट्स जो सिग्मा के साथ कॉन्जुगेट होंगे वो कितने होंगे। तो देखो जहां पे अगर बात करें, अगर मैं SN के अंदर बात करती हूँ कि मेरे पास कॉन्जुगेट एलिमेंट्स अगर निकालने होते हैं, ठीक है, तो वो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स मेरे पास वही एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास सेम साइकिल होती है, जिसके कॉन्जुगेट हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर इस सिग्मा की मैं बात करूं तो इसके साथ इसके साथ कॉन्जुगेट होने वाले एलिमेंट्स इसके साइकिल के जैसे होने चाहिए, यानी इसी फॉर्म में लिखे जाने चाहिए।
ठीक है, ए बी सी डी और ई एफ जी इसी फॉर्म में अगर जो लिखे जाएंगे ना वो इस सिग्मा के साथ कॉन्जुगेट हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि ऐसे कितने एलिमेंट्स S8 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस साइकिल या दिस टाइप के हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, S8 के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं। तो उसके लिए कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो 8 फैक्टोरियल, क्योंकि हम S8 के अंदर बात करें, अपॉन में 4 साइकिल कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। ठीक है, 3 साइकिल कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है, इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर इसके अलावा 1 साइकिल है, वो कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ क्या बचेगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 इंटू 3। ठीक है, तो 8 इंटू 7 6 5 4 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा। इसको सोल्व कर लेना, ये कितना आएगा देखो, 3360। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास S8 के पास इस टाइप के एलिमेंट्स है ना, वो कितने हैं, 3360, यानी 3360 एलिमेंट्स होंगे, वो उसके साथ कॉन्जुगेट होंगे उस सिग्मा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3360। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, कह रहे कि ए है वो मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, और हमें ये कुछ कंडीशंस गिवन है कि ए ऑफ, अच्छा इसको मैं अगर x का नाम दे दूं तो ax इक्वल्स टू 2x, इसको y का नाम दे दूं तो ए वाई इक्वल्स टू 2y, इसको z का नाम दे दूं, इसको z का नाम दे दूं तो a z इक्वल्स टू 4z। यानी हमें ये तो कंफर्म हुआ कि जो a के पास आइगन वैल्यूज है वो 2 2 एंड 4। ठीक है, 2 2 और 4 इसके पास आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, m है वो हमें डिग्री कैलकुलेट करनी है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a की। तो यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखें तो ये वाली चीज हमें एक वेक्टर मिल रही है, दूसरा वेक्टर हमें टू टू आइगन वैल्यू के लिए ये मिल रहा है। अच्छा, ये दोनों वेक्टर कैसे है, लीनियर इंडिपेंडेंट है ना, ये दोनों वेक्टर्स कैसे है, लीनियर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब जो आइगन स्पेस का डायमेंशन आया कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, वो मेरे पास कितना आया, 2, क्योंकि उसके पास दो अलग अलग लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकल रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी जीएम कितनी निकल गई, 2। ठीक है, अब जीएम मेरे पास 2 हो गई। ठीक है, जीएम मेरे पास कैसे निकल गई, 2 के इक्वल निकल गई। अच्छा, एक आइगन वैल्यू 4 भी गिवन है। ठीक है, तो उसके जो हमें पता है कि अगर जीएम किसी की 2 है, ठीक है, और एएम भी अगर उसकी 2 है, क्यों क्यों यहाँ पे एएम भी 2 आएगी, क्योंकि एक आइगन वैल्यू तो 4 है, तो एक एएम एक आइगन वैल्यू तो यहाँ से निकल गई। अब बचेगी सिर्फ 2 आइगन वैल्यूज की, तो 2 आइगन वैल्यू जब जीएम ही 2 है तो जीएम से तो बड़ा ही होता है एएम, या तो इक्वल होता है या बड़ा होता है, तो यहाँ से एएम भी 2 मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ, एएम एंड जीएम ऑफ आइगन वैल्यू 2 क्या हो गई, दोनों इक्वल हो गई। इक्वल होते ही डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल होते ही हम क्या बोल देंगे कि जो मेरे पास मिनिमल पोलिनोमियल आता है उसमें जो पोलिनोमियल्स के जो फैक्टर्स निकल के आते हैं वो किस में आते हैं, लीनियर फैक्टर्स में। ठीक है, लीनियर फैक्टर्स का मतलब उनकी जो पावर आती है वो 1 1 आती है। तो इसका मतलब जो उसके मिनिमल पोलिनोमियल में मिनिमल पोलिनोमियल जो बनेगा वो क्या बनेगा, x-2 और x-4। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमल पोलिनोमियल की पावर तो 2 निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ A11 A21 A31 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे बस A को क्या करना है, मैट्रिक्स A B C D कुछ भी मानकर, और फिर वहां से बस उसको इवेल्युएट करनी है वैल्यूज। ठीक है, तो कर लोगे इसको। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।